हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 9th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और सेकंड चैप्टर है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो आज हम जानेंगे कि सोशलिज्म क्या होता है और जो कि यूरोप में आया था, और फिर हम धीरे बाद अगली बार रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें कि रशिया में जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो कैसे हुआ था। इन द लास्ट वीडियो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की, तो हमने देखा कि यूरोप में हमने बेसिकली फ्रांस की बात की थी कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के चेंजेस आ रहे थे। चेंजेस इन द सेंस लोग अपने फ्रीडम की, अपने लिबर्टी की, अपने राइट्स की बात कर रहे थे और उस चीज़ की मांग भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनके उनके जो राइट्स हैं उनको उनको सरकार माने और उनको वो राइट्स दिए जाएं। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस उस सोसाइटी में हो रहे थे। उसी चेंजेस के बीच में एक चेंज हुआ इन द पॉलिटिकल ग्रुप। तो यूरोप के पॉलिटिकल ग्रुप में एक चेंज हुआ और एक 3 ग्रुप इमर्ज हुए उसमें से। तो ये थे लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। आइए जानते हैं एक एक करके इन तीनों के बारे में। तो अगर हम बात करें लिबरल्स की, तो ये वो ग्रुप ऑफ पीपल थे, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल तो थे जो ये सोसाइटी में चेंज चाहते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी में पार्लियामेंट्री सिस्टम आए जिसमें पार्लियामेंट थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव जो हम चूज़ करते हैं वो रूल करें। ठीक है, पर ये लिबरल थे लेकिन ये इतने भी लिबरल नहीं थे। ये नहीं चाहते थे हर रिलीजन को, ये हर रिलीजन्स को सिर्फ टॉलरेट करते थे कि अपने रिलीजन को फॉलो करो, बाकी सारे रिलीजन को सिर्फ टॉलरेट करो, मतलब रेस्पेक्ट मत दो, टॉलरेट करो। दूसरी, और ये भी नहीं चाहते थे ये लोग कि जो लिबरल्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट्स हो। ये चाहते थे कि जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो कि मैन है बेसिकली, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाने चाहिए। ये नहीं चाहते थे कि फीमेल्स को वोटिंग राइट मिले। सेकंड है रेडिकल्स। रेडिकल्स वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो सोसाइटी में बहुत अच्छा चेंज चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेजॉरिटी रूल आए, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। मेजॉरिटी रूल आए, लोगों की सरकार चले, लोगों के राइट्स के बारे में डिस्कशन हो, लोगों के राइट्स दिए जाएं, लोगों को फ्रीडम दी जाए, लिबर्टी दी जाए। ऑल्सो ये भी चाहते थे कि सिर्फ मैन को ही नहीं, वुमेन को भी वोटिंग राइट्स होने चाहिए, क्योंकि वुमेन भी सोसाइटी का एक इक्वली पार्ट है जिस तरीके से मैन है। थर्ड हमारे आते हैं कंजर्वेटिव। तो ये तो वो लोग हैं जो चेंज नहीं होना चाहते थे बिल्कुल, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जैसे इन्हें लगा कि इन्हें सिस्टम के साथ चेंज होना पड़ेगा, नहीं तो इनको हटा के फेंक दिया जाएगा, तो इन्होंने अपने आप में थोड़े थोड़े चेंजेस लाए। ये चेंज चाहते थे पर इतनी जल्दी नहीं कि एक बार में रिवॉल्यूशन हुआ और एकदम ब्लास्ट चेंज हो गया। नहीं, ये चाहते थे कि धीरे धीरे सोसाइटी चेंज हो, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, तो ये थे कंजर्वेटिव। तो ये तीनों हमारे ग्रुप थे, एक थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। लिबरल्स जैसे हमने जाना कि ये वुमेन के सपोर्ट में नहीं थे कि उनको वोटिंग राइट होने चाहिए, रेडिकल सपोर्ट में थी, और कंजर्वेटिव धीरे धीरे चेंज ला रहे थे। तो ये सारे ये 3 ग्रुप थे जो हमें यूरोप में देखने को मिल रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे यूरोप का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा था। यूरोप में उसी टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज़ का आना स्टार्ट हो गया। नई नई जगह पे, नई नई लोकेशंस पे, नए नए शहरों में, नए नए टाउन में जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप होने लगी। और जब ये फैक्ट्री सेटअप होने देगी तो लोग काम करने आएंगे, तो लोगों ने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब शुरुआत में तो थोड़ा सिस्टम ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे, इनका शोषण होने लगा लोगों का जो वहाँ काम करते थे उन फैक्ट्रीज़ में, उन वर्कशॉप्स में। अब कैसे शोषण होने लगा कि उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, मतलब 8-8, 10-10, 12-12 घंटे वो काम कर रहे हैं। लेकिन चलो काम कर रहे हैं, इंसान को पैसा मिले तो समझ में भी आता है, उनको पैसा नहीं मिलता था इतना, उनको जो वेजेस थे वो बहुत लो मिलते थे, तो लो वेजेस। साथ के साथ हमें ये भी देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा तबका गरीबी में था, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें या फिर कुछ बिजनेस खुलवा सकें, तो वो भी अपने बच्चों से काम करवा रहे थे। उनके छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 10, 11, 12 साल के बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, और ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ उनके शरीर को और उनके शरीर को, उनके दिमाग को कष्ट पहुँच सकता है उस चीज़ों से। ठीक है, लेकिन वो वहाँ काम कर रहे हैं सिर्फ इसी कारण कि कम से कम वो अपनी फैमिली को सपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आया तो फैक्ट्रीज वगैरह लगने लगी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी साथ के साथ होने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो सोशलिज्म का जो आइडिया है
वो पूरे यूरोप में फैलने लगा। अब सोशलिज्म क्या होता है ये जान लेते हैं। सोशलिज्म देखो, जैसे वर्ड से पता चल रहा है सोशलिज्म, तो ये सोसाइटी से रिलेटेड है कि सोसाइटी में जितनी भी जो प्रॉपर्टी है वो सबके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए और कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो देखते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो रूट है सारी प्रॉब्लम की। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ना होगी तो ना तो ये अपनी फैक्ट्री खोल पाएंगे, ना ही हमें ये लोग हमको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो वो जो कॉमन लोग थे वो यही सोचते थे कि अगर सोसाइटी में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही ना हो तो कौन किसके ऊपर एक्सप्लॉइट करेगा, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, सब अपना अपना काम करेंगे और जो पैसा कमाएंगे उससे अपना रोजी रोटी करेंगे। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे जो सोशलिज्म था यूरोप में वो वहाँ फैलने लगा और लोग इस चीज़ की डिमांड करने लगे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान, अब लोगों तक ऐसे आइडियाज़ पहुंचाएगा कौन, तो बहुत सारे सोशलिस्ट आने लगे जो सोशलिज्म के आइडिया को प्रमोट करने लगे। जैसे कि है हमारे रॉबर्ट ओवन जो कि यूएस से थे और लुइस ब्लैंक जो कि फ्रांस से थे। तो रॉबर्ट ओवन ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या होगा, हार्मनी डेवलप होगी सोसाइटी में और सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। ठीक है, उसी को सपोर्ट करते हुए लुइस ब्लैंक ने भी कहा कि हाँ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो वो एक प्रॉब्लम है, रूट है सारे प्रॉब्लम्स की, तो उसको हटा देना चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लगानी चाहिए जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। तो अब इसी चीज़ को और सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो और लोग हैं जो हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। एक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म को हटा दिया जाए। अब कैपिटलिज्म का मतलब क्या है, अगर सिंपल वर्डों में जाना जाए कि कुछ लोग हैं जो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं, वही बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ वहाँ काम कर रहा है, वो इतना कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं कि शायद आप उस कंपटीशन में धंस जाओ और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और आपका एक्सप्लॉयटेशन हो, जैसे कि लोगों का हो रहा था। तो वो चाहते थे कि इस सिस्टम को हटा दिया जाए और सोशलिज्म आ जाए, जहाँ पे सोसाइटी जो 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 प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो हट जाए और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाए, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो एक हैंड में होगी और सबको बराबर बराबर हिस्से में अगर प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होगा वो सबको बराबर बराबर किया जाएगा, ताकि सारे लोग बराबर हों। अगर सारे लोग बराबर होंगे तो सोसाइटी में क्लैशेस नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी और कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो ये लोग ये चाहते थे, जो कि हमारे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे। अब सोसाइटी में जब सोशलिज्म आया, जब सोसाइटी के वेलफेयर की बात करने लगे तो अदर बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने बताया नहीं, रॉबर्ट ओवन ने एक पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश की, तो सेकंड, फिर दूसरी, ऐसे धीरे धीरे करके और सोसाइटीज़ आने लगी। सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट सोसाइटी भी थोड़ी सालों के बाद वहाँ इस्टेब्लिश हो गई और वर्कर्स जो थे, जो काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में और कहीं भी फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप्स में, कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो उन्होंने ट्रेड यूनियन बनानी स्टार्ट कर दी। जैसे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने ट्रेड यूनियन बना ली, जो लेबर है उन्होंने लेबर पार्टी बना ली और जो बाकी जो लोग हैं उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाना स्टार्ट कर दी। अब लोग पार्टी कैसे बना रहे हैं, जैसे इन लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे एक फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, उनको परेशानी लग रही है कि यार हमें 10-12 घंटे काम करना है, तो ये क्या करेंगे, चलो आते हैं, हमारी सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है, हम मिल जाते हैं। तो वो मिले, उन्होंने मान लो लेबर पार्टी फॉर्म कर ली और कहा कि हम हड़ताल करेंगे। अब हड़ताल वो करेंगे तो कुछ ना कुछ जो कंपनी के ओनर हैं उनको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग अगर हट जाएंगे तो कंपनी कैसे चलेगी, लॉस आ जाएगा उन्हें। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि हमारी जो मेजॉरिटी से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ग्रुप्स और पार्टीज़, एसोसिएशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये था बेसिकली सोशलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, फिर सोशलिज्म स्प्रेड हुआ, बहुत सारे सोशलिस्ट थे जिन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया और उसको प्रमोट भी किया, मतलब लोगों तक पहुंचाया इस चीज़ को, और बहुत सारे अदर चेंजेस आए। तो ये था सोशलिज्म इन यूरोप। अब हम बात करते हैं रशियन रिवॉल्यूशन की। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की थी, उसी तरीके से रशिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ। तो आखिर क्या रहा होगा जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। हर चीज़ की एक हिस्ट्री रहती है, लोग रिवॉल्यूशन करेंगे तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होगी। तो आइए उसी को शॉर्ट में जानते हैं।
तो रशिया बिफोर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1914 में। 1914 से पहले रशिया में क्या क्या हो रहा था जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्यूशन किया? तो वहाँ का जो रूलर था वो ज़ार निकोलस था सेकंड, वो वहाँ पे रूल कर रहा था। और जो एम्पायर था वो बहुत वास्ट था, रशियन जो एम्पायर था बहुत वास्ट था, जिसमें फिनलैंड, लेटविया, एस्टोनिया, सेंट्रल एशियन रीजन, ये सारी जगह बहुत मेजर पार्ट कवर अप कर रखा था उसने यूरोप का। और यहाँ पे जो रिलीजन की बात करें कौन कौन से धर्म थे, तो यहाँ बेसिकली रशियन ऑर्थोडॉक्स थे मेजरली, कैथोलिक्स माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में थे और बुद्धिस्ट भी माइनॉरिटी में। तो जो रशियन ऑर्थोडॉक्स थे वो मेजॉरिटी में थे। और कहीं ना कहीं ये जब लोग मेजॉरिटी में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी सुप्रीमेसी को क्लेम करते हैं और वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो रशियन सोसाइटी इस तरीके की थी रशियन रिवॉल्यूशन से पहले। तो हमने आज जाना कि और जितना भी जो पार्ट बच गया है रशियन रिवॉल्यूशन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक्स अ लॉट।